हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत। मैं हूं डॉक्टर शंकर सानप। हम लोग स्टडी कर रहे हैं अबाउट ह्यूमन बॉडी एनाटॉमी, और जिसका हम एक एक स्टडी कर रहे हैं एक एक सिस्टम का। आज हम स्टडी करेंगे जो बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट सिस्टम है। और निसर्ग की व्यवस्था ऐसी है, हर जीव चाहता है एक और जीव ऐसा बने। तो सेम नेचर ने हमारे पास एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया है जिसके थ्रू एक ह्यूमन बॉडी और एक ह्यूमन बॉडी को क्रिएट कर सकती है, जिस सिस्टम का नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इस सिस्टम का क्या रोल है, इंपॉर्टेंस क्या है? जैसे मैंने बताया, नेचर ने ऐसी व्यवस्था की है। जैसे आपको पता है कि जो पौधा होता है, ट्री होता है, उसमें फल आते हैं, उसी फल के फूल आते हैं। पहले फूल से कुछ टाइम बाद फल आते हैं, फल में बीज बनता है। वो बीज अगर कहीं आप बोते हो तो उसका एक वापस पौधा बनता है और एक सिमिलर ट्री फॉर्म होता है। सेम में नेचर ने ह्यूमन बॉडी को ऐसा एक वरदान दिया है, व्यवस्था दी है, जिसका कि एक ह्यूमन के थ्रू और एक ह्यूमन तैयार हो, क्रिएट हो। उसका स्टडी जिस सिस्टम में होता है, उस सिस्टम का नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब इसमें बहुत ज़रूरी है, इसमें दो लोगों का इम्पोर्टेंट है, मेल और फीमेल मिलके सिस्टम बनता है। कोई अगर रिप्रोडक्शन का एक नया जीव क्रिएट होना है तो दोनों का इसमें इन्वॉल्वमेंट है। तो दोनों का इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल का रोल क्या होता है? तो कोई भी जीव बनने में इंसान के अंदर एक ऐसी व्यवस्था बनाई गई है, मेल का स्पर्म और फीमेल का एग जब दोनों मिलेंगे आपस में, और ये दोनों जब फ्यूजन होंगे, और जो महिला फीमेल होती है उसके पेट में गर्भ की मतलब ग्रोथ होती है, तब एक नया जीव तैयार होता है। तो यहाँ हम बात करेंगे मेल के रिप्रोडक्शन सिस्टम का, जिसमें सबसे पहला आता है टेस्टिकल्स। जो हमारे टेस्टिकल्स होते हैं, अंडकोश जिसको बोला जाता है। टेस्टिकल्स में जो स्पर्म है वो यहाँ तैयार होते हैं। वी कैन से द फैक्ट्री ऑफ स्पर्म्स वो है टेस्टिकल्स। टेस्टिकल्स की व्यवस्था ऐसी की है, उसका एक पाउच, एक थैली की तरह एक पाउच उनको दिया गया है स्किन का, और वो मोमेंट जिसका श्रिंकिंग होता है, सिकुड़ जाते हैं, स्प्रेड होते हैं समय समय पे, ताकि वो प्रोसेस होने का मतलब होता है वो टेम्परेचर मेंटेन कर सके। पर्टिकुलर टेम्परेचर पे टेस्टिस अच्छा काम कर लेती। वो टेम्परेचर मेंटेन होने के लिए टेस्टिस ऑलवेज टेम्परेचर के हिसाब से साइज अपना छोटा बड़ा कर देती है। तो इंसान के अंदर, मेल के अंदर दो टेस्टिस होती है, लेफ्ट साइड राइट साइड। दोनों टेस्टिकल्स में स्पर्म तैयार होता है। ये स्पर्म जब तैयार होता है, वहाँ से एक पाइप निकलता है। उस पाइप के थ्रू ये स्पर्म जो है बाद में हमारे जो पेनिस है उसमें यूरेथ्रा जिसको बोला जाता है, वहाँ तक इसका मार्ग होता है। जब इरेक्शंस होता है, इरेक्शन होने के टाइम पे हमारा जो यूरिन का मार्ग वो बंद हो जाता है, और वहाँ पे एक प्रोस्टेट ग्रंथि होती है। उस प्रोस्टेट ग्रंथि के थ्रू जो टेस्टिस का पाइप है वो वहाँ पे यूरेथ्रा के यहाँ मिक्स होता है। तो इसलिए मेल जो होता है वो दोनों का पाइप एक ही है। पेशाब का जो है यूरिन और जो जहाँ से स्पर्म बाहर आते हैं, दोनों का एक ही मार्ग है, दोनों एक ही मार्ग से बाहर आते हैं। लेकिन जब इरेक्शन होता है तो यूरिन का जो रास्ता है वो बंद हो जाता है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल है हमारे प्रोस्टेट ग्रंथि का, जिस ग्रंथि के अंदर सीमेन तैयार होता है, जो कि स्पर्म को फ्लूइड होने के लिए, बहने के लिए एक लिक्विड चाहिए होता है। वो लिक्विड जो है सीमेन के रूप में हमारे प्रोस्टेट ग्रंथि में तैयार होता है, वो उसमें मिक्स होता है। तो एक लिक्विड है, वो सीमेन और स्पर्म मिला के जब इरेक्शन होता है तो वो बाहर आ जाता है, और वो जो है उसमें स्पर्म्स होते हैं। तो स्पर्म को मोबिलिटी या स्विमिंग करने के लिए उस लिक्विड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो लगभग आदमी, जब हम कहेंगे 12, 13, 14, 16 अलग अलग उम्र के टाइम पे प्यूरिटी डेवलप होती है, हार्मोन डेवलप हो जाते हैं, तब स्पर्म बनना शुरू हो जाते हैं। तो जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है मेल और फीमेल का, तब इरेक्शन होने के बाद ये स्पर्म जो है इजैकुलेट हो जाते हैं और वो फीमेल के वजाने में चले जाते हैं। वहाँ पे अगला प्रोसेस शुरू होता है, जो अभी अब हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। अब मेल की हम बात करें तो बेसिक अगर इसमें पार्ट इन्वॉल्व है, इसमें पेनिस इन्वॉल्व है, इसमें टेस्टिस इन्वॉल्व है, इसमें प्रोस्टेट, जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो इसमें इन्वॉल्व है।
तो इस तरह से ये इन्वॉल्वमेंट है। उसमें प्रॉब्लम जो होता है नॉर्मली अगर हम देखेंगे बीमारी, तो या तो इजैकुलेशन ना होना जिसको बोलते हैं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, मतलब इरेक्शन ना होना, पेनिस इरेक्ट नहीं होता है। कई लोगों में इरेक्शन अच्छा होता है लेकिन उनका जो स्पर्म है वो काउंट कम होता है। तो उन लोगों में जो स्पर्म काउंट होता है तो बच्चा पैदा ना होने की प्रॉब्लम होती है। या जो स्पर्म से वो सफिशिएंट होते हैं, काउंट सफिशिएंट होता है लेकिन दे आर नॉट मोबाइल, मतलब उनकी जो हलचल है बहुत शांत होती है, क्योंकि स्पर्म जितने मोबाइल होंगे उतना रिप्रोडक्शन सिस्टम में उनका रोल इम्पोर्टेंट होता है। अभी हम बात करेंगे लेडीज़ फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम का, जिसमें इन्वॉल्व होता है सबसे पहला इंटरनल अगर हम शुरुआत करें वो है ओवरीज, जिसमें हम देखा है कि हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से एक मैसेज जाता है और ओवरी एक ऐसी जगह है जहाँ पे अंडा बनता है। जैसे आदमी के अंदर, मेल के अंदर 2 टेस्टिकल्स होते हैं, वैसे फीमेल के अंदर 2 ओवरीज होती हैं, जो कि हमारे अगर हम एनाटॉमी देखें तो जो दोनों साइड लेफ्ट और राइट साइड में होती है, और उसके ओवरी के यहाँ पे अंडा बनता है, जो कि हर महीने में वो अंडा बन के मैच्योर होके बाहर आता है और वो फिर आता है फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब है जो कैरियर होती है, उस ओवरी का जो अंडा है वो फैलोपियन ट्यूब के थ्रू यूट्रस में गर्भाशय के अंदर आता है। तो सबसे पहले अगर हम देखें बनता क्या है, अंडा पहले बनता है, वो अंडा जब मैच्योर होता है तो वहाँ उस ओवरी से बाहर आता है और फैलोपियन ट्यूब का एक कैप उसके ऊपर होता है जो उसको सक करता है। फिर जब अंडा फैलोपियन ट्यूब में आता है तो लगभग वहाँ अगर सेम टाइम पे जब फैलोपियन ट्यूब में अंडा उसकी 48 आवर्स लाइफ होती है, उस वक्त अगर किसी फीमेल और मेल का अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो जो इजैकुलेट होता है सीमेन वो वजाने में जाता है पहले, और वो वजाने के बाद हमारे जो गर्भ की थैली है जिसको यूट्रस कहा जाता है, उसके थ्रू अगर फैलोपियन ट्यूब तक कई सारे करोड़ों स्पर्म होते हैं, जो सबसे पहला स्पर्म पहुंच जाता है। लाखों करोड़ों स्पर्म में कंपटीशन लगती है, उसमें कई सारे स्पर्म शुरुआत में मर जाते हैं। तो वो फैलोपियन ट्यूब तक जो पहला स्पर्म पहुंचता है आदमी का, वो स्पर्म अंडे को टच होता है। करोड़ों स्पर्म में एक ही स्पर्म होता है, जरूरी होता है बच्चा पैदा होने के लिए। वो सबसे पहला जो स्पर्म अंडे तक पहुंचेगा वो अंडे के अंदर एंट्री मारता है। जैसे एंट्री मारेगा अंडा कड़क हो जाता है ताकि दूसरा स्पर्म वहाँ पे एंट्री ना कर सके। तो इस तरह से वो अंडा बाद में एम्ब्रियो बन के बच्चा तैयार होने की प्रोसेस शुरू हो जाती है। तो फीमेल के अंदर वो अंडा जब मैच्योर हो जाता है, वहाँ एम्ब्रियो उसका कलर चेंज होता है, उसका शेप कड़क हो जाता है, हार्ड हो जाता है। फिर फैलोपियन ट्यूब से धीरे धीरे उतर के हमारे गर्भ की थैली जिसको यूट्रस कहा जाता है, वहाँ पे आके ऑलरेडी वो गद्दी रूप में होता है, सॉफ्ट होता है, वहाँ पे आके स्थिर हो जाता है, सेटल हो जाता है। और जहाँ पे वो चिपकता है वहाँ से एक कनेक्शन तैयार होता है जिसको हम नॉर्मली नाड़ कहते हैं, और वही बच्चा और माँ का कनेक्शन आपस में लिंक होता है। और वहाँ पे वो एम्ब्रियो जो है धीरे धीरे डेवलप होके साइज़ बड़ा बड़ा होके एक बच्चा फॉर्म होता है। और लगभग 9 महीने बाद जब कंप्लीट होता है तो एक फीमेल की डिलीवरी हो जाती है और बच्चा बाहर आ जाता है। इस तरह से एक फीमेल बॉडी जो है उसको एक वरदान मिला हुआ है, बच्चा होल्ड करना, उसको ग्रो कराना और नए बच्चों को जन्म देना, उसको हम बोलते हैं माँ बनने का आशीर्वाद। अब थोड़ा इसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल है, पीरियड्स क्या है। पीरियड्स बेसिकली यूट्रस जो हमारा होता है वो हर महीने रप्चर होता है। फॉर एग्जांपल एक कुंवारी लड़की है जिसकी उम्र अभी 12-13 साल है, उसको पीरियड्स आ गए, तो इसका मतलब पीरियड्स आने का सिंबल पहला ये है अब ये लड़की माँ बनने के लायक हो गई है। जैसे अंडा बनना शुरू हो जाता है बॉडी में हार्मोन के थ्रू, तब उसको पहले पीरियड्स आना शुरू होते हैं। इसका मतलब पीरियड्स आने में होता है क्या, जो हमारा यूटेरस है वो अंदर से पूरा रप्चर होके उसके जो डेड सेल्स है, स्किन है, ब्लड वेसल्स रप्चर हो जाते हैं, वो पूरा ब्लड के रूप में बाहर आता है। और ये फ्लो लगभग 4 दिन रहता है, जिसको हम बोलते हैं पीरियड जो है 4 दिन आते हैं। उस 4 दिन में फ्लश आउट ब्लड, डेड स्किन, ये पूरा रप्चर होके फ्लश आउट हो जाता है, उसी को ब्लीडिंग कहा जाता है, उसी को पीरियड्स आना कहा जाता है। ये लगभग 4 दिन के एवरेज में है, किसी को 6 दिन भी चलते हैं, किसी को 3 दिन में ख़त्म हो जाते हैं। नॉर्मली 4 दिन के पीरियड्स होते हैं। कई बार तो अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो 2 दिन का भी ब्लीडिंग होता है, सिर्फ 2 दिन, बाद में नहीं होता है। उस टाइम पे नॉर्मली यूट्रस जो है वो क्लीन हो जाता है। जो अंडा भी है, अगर मान लो वहाँ जो अंडा आया हुआ है वो मैच्योर नहीं हुआ है,
जो यूजलेस अंडा है, डेड अंडा है, क्योंकि फैलोपियन ट्यूब के बाद अंडा यूट्रस में आता है, वो फ्लश आउट हो जाता है अगर उसके साथ स्पर्म का इंटरेक्शन नहीं होता है। तो इस तरह से पीरियड आने का मतलब है वो अब रिफ्रेश हो गया, यूट्रस जो है उसमें नई गद्दी बनती है ताकि वो नया मेहमान का वेलकम करने के लिए इंतजार होता है। और ये प्रक्रिया हर महीने चलती है। निसर्ग ने ऐसी व्यवस्था की है, लेडीज़ को हर महीने पीरियड्स आएंगे, हर महीने वो तैयारी है बच्चा पैदा होने की। जैसे पीरियड्स ख़त्म हो जाते हैं, पीरियड्स ख़त्म होने के बाद लगभग 9वें 10वें 11वें 12वें दिन के बाद जो अंडा हमारे ओवरी से लेडीज़ के निकलता है वो फैलोपियन ट्यूब से अंदर आ जाता है। लगभग 8वां 9वां 10वां 12 13 14 15 दिन इस कोई भी पीरियड में वो फैलोपियन ट्यूब में आता है, जिसकी लाइफ होती है अंडे की वहाँ 48 आवर्स। ये जो 48 आवर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन 48 आवर में अगर सेक्सुअल इंटरेक्शन होकर अगर स्पर्म राइट क्वालिटी का वहाँ तक पहुँच पाता है तो ये एक फीमेल को गर्भवती प्रेगनेंसी पकड़ती है, अदरवाइज नहीं। तो मान लो कि हम गर्भवती का एक अनमैरिड लेडी का एग्जांपल लेते हैं। अब वहाँ पे कोई इंटरकोर्स नहीं है, कोई तैयारी नहीं है रिप्रोडक्शन की, तो वो जो अंडा है वो डेड होके वापस यूट्रस में आ जाता है। फिर बॉडी को मैसेज मिलता है कि यहाँ पे कोई प्रेगनेंसी नहीं है, तो बॉडी वापस उस यूट्रस को फ्लश आउट करती है। हर महीने इस तरह से अंडा बनता है, पीरियड्स आते हैं। और इसमें एक बहुत अच्छी बात है, वीकेंड से एक बहुत अच्छी व्यवस्था है। अगर इस महीने लेफ्ट ओवरी से अंडा बनता है तो अगले महीने राइट ओवरी से अंडा बनता है। और कभी कभी एक्सीडेंटली जब दोनों ओवरी में अंडा बनता है और अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स होकर स्पर्म उसको मिल जाता है तो कई बार जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। तो जुड़वा बच्चा पैदा होने का जो मेन कारण है वो 2 कारण है। एक तो एक अंडे में एक साथ 2 स्पर्म सिमिलर टाइम पे सिमिलर स्पीड में इंटर करने पे 2 बच्चे पैदा होते हैं, या तो एक साथ 2 अंडे बनना लेफ्ट ओवरी और राइट ओवरी दोनों में अगर 2 अंडे बन के स्पर्म, क्योंकि दोनों बाजू जाते हैं फैलोपियन ट्यूब से लेफ्ट और राइट। तो यहाँ अगर हम बात करें स्पर्म की, जब इंटरकोर्स होता है तो करोड़ों स्पर्म जो है सबसे पहले जो लेडीज़ का होता है जेनेटिकल ऑर्गन है वो है वजाइना, जिसमें एंट्री होता है। तो वहाँ पे एक प्रोटेक्शन एसिड होता है, इसमें कई सारे स्पर्म वही मर जाते हैं, जो कि इन्फेक्शन को बचाने में ये सिस्टम होता है। और पीरियड के जब वो फैलोपियन ट्यूब में 48 आवर्स के टाइम पे पर्टिकुलर जो यूट्रस है उसका मुंह जो है वो कुछ हद तक खुल जाता है। उस वक्त वो स्पर्म को एंट्री मिलती है। उस फ्लो में कई सारे स्पर्म है जो उस टाइम पे उसमें अटक जाते हैं, कई सारे उस हीट की वजह से वहाँ मर जाते हैं। और जो सक्सेसफुल स्पर्म होता है, जो पावरफुल होता है, सबसे पहले जो स्पीड जिसकी ज़्यादा होती है, जो स्ट्रांग होता है, वही बचता है। तो करोड़ में वो एक ही स्पर्म होता है जो वहाँ पहुँच पाता है, उससे एक नया बच्चा तैयार होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि कई सारे रेस में वो स्पर्म में हम जितने हमारी बर्थ हुई है वो हम उस स्पर्म से बने हुए लोग हैं जो स्पर्म विनर था। हम ये भी कह सकते हैं कि वी आर विनर फ्रॉम चाइल्डहुड। बस पैदा होने के पहले हमने एक शर्त जीती है, एक रेस हमने जीती है, इसलिए हम पैदा हो सके, अदरवाइज हम पैदा ना होते हैं। हमारे आजू बाजू में कई हमारे भाई बहन थे स्पर्म के रूप में, बट वो स्पर्म विनर था जो हमारे रूप में इस पृथ्वी में आया है। इस तरह से एक ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम काम करता है। फीमेल के जो मेन ऑर्गन है वजाइना है, यूटेरस है और फैलोपियन ट्यूब है और ओवरीज है। ओवरीज में अंडा बनता है, फैलोपियन ट्यूब में वो अंडा कैरी होता है, वहाँ से यूट्रस में आता है। अगर हम बीमारी की बात करें तो कई बार फैलोपियन ट्यूब बारीक होने से वो अंडा ठीक से बाहर नहीं आ पाता है, उन लोगों में प्रेगनेंसी नहीं पकड़ती है, या तो पीरियड्स टाइम से ना है, तो हार्मोन डिसबैलेंस होने से उन लेडीज़ में अंडा ही बराबर बनता नहीं या वीक बन जाता है। और दूसरा एक प्रॉब्लम होता है, यूटेरस अगर वीक रहेगा तो मिसकैरेज ज़्यादा होते हैं। और एक पर्टिकुलर उम्र होने के बाद यूटेरस का जो है फाइब्रॉइड हो जाना, या ओवरी में कई बार एक प्रॉब्लम और होती है, बारीक बारीक बबल की तरह सिस्ट, बारीक बारीक चर्बी की गांठें आ जाती है, सॉफ्ट वाली बबल की तरह होती है, उसको सिस्ट कहते हैं। अगर वो नंबर ऑफ रहेगी, ओवरियन सिस्ट उसको कहा जाता है, वो ओवरी में होती है, और वो ज़्यादा रहेगी तो उसको कहा जाता है पॉलीसिस्ट ओवरियन सिंड्रोम, PCOS या तो PCOD, पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिसीज़। तो ये इस तरह के कुछ बेसिक रिप्रोडक्शन सिस्टम के प्रॉब्लम हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे अगले हिस्से में। बीमारी को कैसे कवर के मैनेज कैसे करना है और ट्रीटमेंट देके कैसे उसको रिकवर किया जाए। थैंक यू वेरी मच।